वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोसोम क्या होता है। एक्चुअली में डीएनए का जो लेंथ है वो करीबन 2.2 मीटर है, जो कि न्यूक्लियस के साइज से काफ़ी लंबा है। तो छोटे से न्यूक्लियस के अंदर डीएनए की जो लंबाई है 2.2 मीटर वो कैसे एडजस्ट होती है, उसके लिए एक अरेंजमेंट है सेल के अंदर। उसी अरेंजमेंट को बोला जाता है न्यूक्लियोसोम। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे ये एडजस्ट होगा डीएनए का लेंथ अप्रॉक्सीमेट 2.2 मीटर यहाँ पे इसका लेंथ। न्यूक्लियस की अगर साइज़ की बात करें तो न्यूक्लियस का जो साइज़ है 1 माइक्रोमीटर यानी कि 10⁻⁻⁶ मीटर है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि इसकी जो लेंथ है काफ़ी ज़्यादा है न्यूक्लियस के साइज से, तो कैसे एडजस्ट होता है यहाँ पे इसी को देखना है। दिस लॉन्ग length of DNA adjusted inside small sized nucleus with the help of beaded structure called as nucleosome। इस टर्म को किसने दिया था या सबसे पहले किसने इसको रिपोर्ट किया था? तो सबसे पहले लिखेंगे रिपोर्टेड as a particle by, यहाँ पे दो साइंटिस्ट है, डॉन एंड एडा ओलिंस 1974। while nucleosome as repeating unit, अब इसको किसने बताया था? तो यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम है रोजर कॉर्नबर्न एंड थॉमस। कभी कभी साइंटिस्ट का नाम भी पूछा जाता है, तो यहाँ पर भी ईयर वही है। लेकिन अगर टर्म की बात करें कि इस टर्म को किसने प्रोवाइड किया, तो यहाँ पर इस पर भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो टर्म बाई पी ऑडिट इट ऑल, यहाँ पर इस साइंटिस्ट का नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमको ये देखना है कि ये जो न्यूक्लियोसोम है इसको डायग्राम से कैसे समझें, इसको स्ट्रक्चर के हिसाब से दिखाई कैसे पड़ेगा। तो इसके लिए जो हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं, जो कि इस तरह से हम सभी ने देखा होगा, डबल स्ट्रैंड डीएनए कुछ इस तरह से। अब ये स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे ये दोनों जो स्ट्रैंड है एक खास बीडेड स्ट्रक्चर के ऊपर रैप्ड रहता है कुछ इस तरह से। और इसमें जो रैपिंग होगी वो लगभग 2 टाइम्स होगी कुछ इस तरह से। इसके आगे भी कुछ इस तरह से रिपीटिंग यूनिट के फॉर्म में ये न्यूक्लियोसोम लगा होगा। अब इसी को अगर यहाँ पे आगे बढ़ाएं तो ये कुछ इस तरह से आपको इमेजिन करना पड़ेगा, लाइक दिस। और यहाँ पे बीच में इस तरह से ये इसको कंटिन्यू किया हुआ है। अब इसके आगे कुछ फर्दर कॉइलिंग होगी, तो फर्दर कॉइलिंग के लिए यहाँ पर कुछ खास स्ट्रक्चर बनेगा, उसको हम लोग बोलेंगे सोलेनॉइड स्ट्रक्चर, जिसमें कुल 6 न्यूक्लियोसोम के कंपोनेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुल हमने यहाँ पे 6 स्ट्रक्चर ऐसे बनाए जो कि इसी के रिपीटिंग है। अगर इसको यहाँ पे देखें तो कुछ इस तरह से हो सकता है, ये इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से 2 टर्न लेता हुआ आगे की ओर बढ़ता जाएगा। आप इसको ये समझेंगे कि इसमें जो है फर्दर कॉइलिंग हो रही है कुछ इस तरह से, ये 2 टर्न के हिसाब से। अब यहाँ पे अगर
इसको और थोड़ा सा फर्दर कोयलिंग के हिसाब से देखें तो ये जो डीएनए है, ये डीएनए कुछ इस तरह से और हाईली कंडेंस्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ इसको इस तरह से समझ लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ खास तरह का प्रोटीन लगा होगा जिसको बोलते हैं स्कैफोल्ड अटैचमेंट एरिया। स्कैफोल्ड एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि इस एरिया के पास अटैच होगा। ये हेल्प करता है कि ये जो डीएनए है ये और ज़्यादा कंडेंस्ड हो जाए। तो यहाँ पर आप इसको इमेजिन करेंगे कुछ इस तरह से बीडेड स्ट्रक्चर यहाँ पे और पास पास आ चुका है, लाइक दिस। अब ये फर्दर और आगे की ओर इस तरह से कंडेंस्ड हो जाएगा और लास्ट में ये जो कंडेंसेशन स्ट्रक्चर है वो कुछ आपको इस तरह से दिखाई पड़ेगा। दिस इज द क्रोमोसोम विच कैन बी विजिबल एट मेटाफेज, हाईली कॉइल्ड और कंडेंस्ड हो जाएगा। इसी को आप इस तरह से समझ सकते हैं और ये स्ट्रक्चर इसके अंदर इस तरह से फिट है, लाइक दिस। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो ये स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। दिस इज द डीएस डीएनए, यानी कि ये आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जिसका जो मेजरमेंट है 2 नैनोमीटर। आप इसको 20 एंगस्ट्रॉम के हिसाब से बोल सकते हैं। दिस इज द न्यूक्लियोसोम, जो हमारा हेडिंग है। न्यूक्लियोसोम बीड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है और इसको 10 नैनोमीटर से लेकर के 11 नैनोमीटर तक इसका डायमीटर मान सकते हैं। 10 जो नैनोमीटर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर ये भी क्या है, न्यूक्लियोसोम ही है, क्योंकि ये रिपीटिंग आइडेंटिकल यूनिट के फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर भी इसको ये लिख देते हैं। अब यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है कि 6 जो है न्यूक्लियोसोम यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। तो इस 6 न्यूक्लियोसोम से कंपोजिट स्ट्रक्चर जो बन रहा है उसको क्या बोला जाएगा, सोलेनाइड। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना उसको बोला जाएगा सोलेनाइड और इसका जो मेजरमेंट है वो है 30 नैनोमीटर। इसी को कुछ लोग ऐसे बोलते हैं फाइबर ऑफ 30 नैनोमीटर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के हिसाब से, तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब ये और फर्दर कॉइल्ड होगा विद द हेल्प ऑफ स्कैफोल्ड प्रोटीन, जो एक खास एरिया में अटैच होगा। तो जो ये स्ट्रक्चर बना इसको बोलेंगे सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर और इसका जो मेजरमेंट है वो होगा 300 नैनोमीटर। देन इट इज कन्वर्टेड इनटू क्रोमैटिन और क्रोमैटिन का जो मेजरमेंट है 700 नैनोमीटर है। एंड क्रोमैटिन फर्दर किसमें कंडेंस्ड हो जाएगा, ये कंडेंस्ड हो जाएगा एंड कॉइल्ड हो जाएगा एट मेटाफेजिक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग मेटाफेजिक क्रोमोसोम के नाम से इसको याद रखेंगे। अब मेटाफेजिक इसलिए बोला गया है, क्रोमोसोम जो विजिबल होगा जनरली सेल डिवीजन के मेटाफेज की ही स्टेज में दिखाई पड़ता है। और इसके अगर मेजरमेंट की बात करें तो दिस इज द 1400 नैनो। अब जो न्यूक्लियोसोम और जो ये वर्ड लिखा है इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए ये जो आप न्यूक्लियोसोम देख रहे हैं इसको थोड़ा यहाँ पे एलेबोरेट करके बनाना पड़ेगा। तो चलते हैं, देखिए कैसे यहाँ पे इसको देखा जा सकता है। दिस इज द राउंडेड स्ट्रक्चर या बीडेड स्ट्रक्चर। अब इसमें कुछ इस तरह का ये आपको स्ट्रक्चर ऊपर की ओर देखना है। यहाँ पर कुछ इस तरह से लाइक दिस, ये और ये आगे की ओर बढ़ेगा किसी दूसरे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। अब इसके ऊपर की ओर अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ खास
स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। अब इस स्ट्रक्चर को अगर इसमें समझना है तो यहाँ पर इसको समझा जा सकता है लाइक दिस, और अगर इसको इस स्ट्रक्चर में समझें तो यहाँ पर आप इसको ऐसे समझें कि ये वाला पॉइंट, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बना होगा। एक्चुअली में ये क्या है, दिस इज द H1 प्रोटीन जो कि दो न्यूक्लियोसोम के बीच में पाया जाता है। ये जो हमारा पोर्शन है इसको क्या बोला जाएगा, हिस्टोन और हिस्टोन कोर। अब यहाँ पे जो हिस्टोन कोर है इसको कई तरह से बोला जा सकता है, या किस रूप में होगा, ये एज ऑक्टामर के फॉर्म में होगा। अगर ये ऑक्टामर है तो इसका कहने का मतलब क्या है, ये कुछ खास तरह के प्रोटीन से बना होता है जिसको हम लोग बेसिक हिस्टोन प्रोटीन बोलेंगे। अब यहाँ पे बेसिक हिस्टोन प्रोटीन का जो सीक्वेंस है ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे जो पहला प्रोटीन है दिस इज H2A, दिस इज H2B एंड नेक्स्ट वन H3 एंड लास्ट में होगा H4। अब यहाँ पे सब के दो दो मॉलिक्यूल्स होंगे तो आप इजीली समझ सकते हैं कि दो दो यहाँ पे है तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर। अगर इसकी टोटल की बात करें तो टोटल हो जाएगा 8 मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे जो 8 मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है तो ये है हिस्टोन ऑक्टामर। तो यहाँ पर ये वर्ड जो ऑक्टामर है वो 8 हिस्टोन प्रोटीन के लिए यूज़ किया गया है। अब इस पे जो डीएनए रैप किया हुआ है इसमें कितने टर्न हो सकते। अब यहाँ पे अबाउट 2 टर्न की बात करेंगे, ध्यान रखेंगे एग्जैक्ट 2 टर्न नहीं होगा, 2 टर्न की बात करेंगे। तो एग्जैक्ट कितना बोला जाएगा 1.75, या फिर इसको बोला जा सकता है 1 3/4 टर्न। ये आपको यहाँ पे समझना है इस तरह से। ये दोनों टर्न लगभग इतना है 1.75 यानी कि 1.25 आप बोल सकते हैं। अब इसमें अगर दोनों में बेस पेयर की बात करें तो कुल बेस पेयर कितना होगा 146, यानी कि इस डीएनए में और इस जो यहाँ पे आपको स्ट्रैंड दिख रहा है वहाँ पर। अब यहाँ पर ये भी डीएनए जो कि नेक्स्ट यूनिट के लिए निकला हुआ है, इस डीएनए को बोलेंगे लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए बोला जा सकता है, इसका एक नाम और यहाँ पर स्पेसर डीएनए, दिस इज द सेकेंड नेम। और यहाँ पर इसको और बोला जा सकता है इंटरबीड। अब ये वर्ड समझना है कि इसको इंटरबीड क्यों बोला गया है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जैसे कि ये बीडेड स्ट्रक्चर और ये बीच में है ये डीएनए, इसलिए इसको इंटरबीड के फॉर्म में बोला गया है। अब हमको देखना है कि इसमें कुल कितने बेसेस हो सकते हैं। हैज़ 50, यहाँ पे देखिए कितना 146, यहाँ पर 54 बेस पेयर होगा। यहाँ पर ये क्या था बेस पेयर। तो दोनों को मिला देंगे तो एक न्यूक्लियोसोम में कितना हो जाएगा लगभग 200 बेस पेयर, यानी कि इसमें कितना बेस पेयर है 200 बेस पेयर हुआ। 200 बेस पेयर कैसे है, आपको यहाँ पे ये 146 को और यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है इसको ऐड करना है। तो ये जो आ जाएगा 146 प्लस 54 क्या हो जाएगा 200 बेस पेयर। अब आपको ये समझना है कि जो ये वाला प्रोटीन है इसको क्या बोला जाएगा। दिस इज द H1 प्रोटीन, दिस इज द H1 प्रोटीन दैट इज हिस्टोन प्रोटीन। अब यहाँ पर ये जो हिस्टोन प्रोटीन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि इसके पेरिफेरल साइड की ओर होगा। और आपको ये आइडिया होगा कि जो डीएनए है उसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप की वजह से इस पर नेगेटिवली चार्ज होता है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि ये दोनों आपस में एक क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से ये पूरा इस तरह से रैप्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। अब ये जो हिस्टोन कोर है एक्चुअली में क्या होता है, ये टेल्ड हिस्टोन प्रोटीन के फॉर्म में होता है। कैसा होता है एज टेल्ड हिस्टोन। अब ये टेल्ड क्या है इसको भी थोड़ा समझना है। यहाँ पर अगर एमिनो एसिड की बात करें उसमें एन टर्मिनल एंड होता है, तो यहाँ पर इसको टेल के फॉर्म में आप दिखा सकते हैं। अगर यहाँ पे एक हिस्टोन की बात करें तो ये टेल कुछ इस तरह से आपको समझना है।
और यहाँ पे ये क्या है, एन टर्मिनस। अब इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ ये बोला जाता है कि जब जीन का रेगुलेशन होगा तो ये वाला पोर्शन उसमें हेल्प करता है। तो यहाँ पर ये पूरा हो गया आपका न्यूक्लियोसोम। यहाँ पे ज़रा इस टर्म की बारी है कि क्रोमेटोसोम आखिर होता क्या है। तो यहाँ पर चलते हैं, क्रोमेटोसोम के बारे में देखते हैं। अगर क्रोमेटोसोम को देखना है तो यहाँ पर इसको इस तरह से समझना है, न्यूक्लियोसोम है प्लस यहाँ पे ये लिंकर डीएनए, इन दोनों को मिला करके क्या समझा जाएगा, क्रोमेटोसोम। हम सबको पता है कि अभी ये टर्म किसने दिया था, पी ऑडिट ने, और इस टर्म को अगर कहा जाए किसने दिया तो इट वाज टर्म्ड बाय सिम्पसन। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है इसमें कितने क्या होंगे हिस्टोन प्रोटीन, इसमें कितना हिस्टोन प्रोटीन होगा। अगर आप डायग्राम से देखेंगे यहाँ पर इस वाले में टोटल 8 हिस्टोन प्रोटीन है, इस वाले में टोटल कितना हिस्टोन प्रोटीन आपको दिख रहा है, 8। यहाँ पर लिंकर डीएनए के पास क्या है, 1। यहाँ पे टोटल 1 हिस्टोन है। तो आप समझें जब दोनों को मिलाकर बोला गया तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 9 हिस्टोन प्रोटीन याद रखना है। टोटल ये जो 9 है, इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इसमें जो पॉइंट है तो कितना है, यहाँ पे 4 क्या है, पेयर्ड है, और 1 क्या है, अनपेयर्ड। अब ये समझना है कि जो बीएचपी यहाँ पे हमने शुरुआत में बात की थी, बेसिक हिस्टोन प्रोटीन, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये बेसिक नेचर किसकी वजह से होता है। थोड़ा सा यहाँ पे बीएचपी देखते हैं कि ये बेसिक हिस्टोन प्रोटीन में बेसिक नेचर कहाँ से आया। ये नीट का क्वेश्चन भी है, दिस इज बेसिक हिस्टोन प्रोटीन। अब इसके पीछे ये बोला गया है कि ये यहाँ पे ये बिकॉज लिखा हुआ है, इट इज मेड ऑफ बेसिक एमिनो एसिड्स। अब बेसिक एमिनो एसिड की अगर बात करें तो यहाँ पे याद रखना है लाइसिन और आर्जिनिन की। कभी कभी यहाँ पे एक और एमिनो एसिड का जिक्र होता है, उसका नाम है हिस्टिडीन। तो इसको भी थोड़ा सा देख लेना, लेकिन आपको इस पर ज़रूर फोकस रखना है। अब यहाँ पर ये बेसिक नेचर के हैं तो जो प्रोटीन बनेगा वो क्या हो जाएगा, बेसिक प्रोटीन। अब यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन को अगर बताएं तो किसने बताया था, डिस्कवर्ड बाय ए कॉजल, यहाँ पे ये साइंटिस्ट का नाम आएगा। अब यहाँ पे H1 से लेकर जो H4 तक है उसमें इसके रिच होने का जो परसेंटेज है, कौन ज़्यादा होगा वो थोड़ा अलग अलग है। तो यहाँ पे अगर देखें शुरुआत में H1, फिर H2A, देन H2B, H3 एंड लास्ट में है H4। अब कभी कभी इसको ये बोला जाता है कि तरह से उसका कारण ये है, इट इज आइसोमर ऑफ H1। तो यहाँ पे ज़रा देखते हैं क्या होगा। अगर इसकी बात करें तो ये पहला वाला प्रोटीन क्या है, रिच इन लाइसिन। ये लाइसिन रिच है, हाईली रिच होगा। ये स्लाइटली होगा, हल्का रिच होगा, स्लाइटली रिच इन लाइसिन एमिनो एसिड। लाइसिन को अगर सिंगल वर्ड में देखें तो के से इसका एब्रीविएशन लिखा जाता है, लेकिन इसको आप अगर 3 लेटर्स लिखना चाहें तो LYS, यहाँ पर भी LYS लिखा जा सकता है। कभी कभी 1 लेटर एब्रीविएशन भी पूछा जाता है। लेकिन ये जो H3 और H4 है ये क्या होगा, रिच इन आर्जिनिन। और आर्जिनिन का जो यहाँ पे सिंपल, अगर सिंपल एक लेटर पूछे तो ये आर्जिनिन R से लिखा जाएगा या फिर ARG से इसको लिखा जा सकता है। यहाँ पे ये जो प्रोटीन इस तरह से दिखा हुआ है ये किस तरह से अरेंज होता है, तो यहाँ पे इसके लिए बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज अरेंजमेंट पे होगा। तो इसको ज़रा देखते हैं, इसको यहाँ पे कुछ इस तरह समझते हैं। अगर यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से बनाएं इसको समझने के लिए, तो आप इसको ऐसे 3 डायमेंशनल पैटर्न में इसको देख लीजिए। तो ये इस तरह से हो जाएगा।
अब आपको समझना है कि ये चार, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, H2 से लेकर H4 तक। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। H2A को यहाँ पे रख दें, H2B को यहाँ पे रख दें, सीक्वेंस में रखेंगे, देन H3 यहाँ पे रख दें और यहाँ पे रख दें H4। तो ज़रा देखिएगा हमने किस तरह से इसको लिखा। पहले इसको लिखा नंबर 1 पे इसको लिखा, तो ये इस तरह से घुमा हुआ है लाइक दिस। तो आप इसको क्या समझेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक। नीचे को अगर देखें तो इसका कैसे होगा, यहाँ शुरू करेंगे, ये हो जाएगा H2A, H2B, यहाँ पर H3 और यहाँ पर हो जाएगा H4। तो देखिए हमने कहाँ शुरू किया, यहाँ से, फिर ऐसे शुरू किया, तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज अरेंजमेंट। तो नीचे कैसा होगा, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे इस तरह से अरेंजमेंट हो सकता है। और जो यहाँ पे गोला बना हुआ था, इसी को अगर समझें तो कैसे समझा जा सकता, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। ये हो गया इस तरह से। अगर इसको हम बोलते हैं H2, यहाँ पर H2AB, H3, H4, तो यहाँ पर इसके ये इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा, इस तरह से। तो इसके ऊपर यहाँ पे इस तरह से DNA रैप्ड होगा। ये आपको इस तरह से इमेजिन करके चलना है, ये। और फिर यहाँ पे दूसरा टर्न लेने के लिए ये इधर से DNA निकलता और यहाँ पर ये है इस तरह से H1 प्रोटीन। तो यहाँ पर इस तरह से रैप्ड हो करके पूरा 2.2 मीटर का जो DNA है वो छोटे से न्यूक्लियस के अंदर एडजस्ट हो जाता है। तो बिल्कुल ये वैसे ही समझेंगे जैसे कोई चरखी होती है पतंग उड़ाने को, उसमें रील लपेटी जाती है, तो उसमें धागा तो हज़ारों मीटर होता है, लेकिन चरखी इतनी छोटी है तो उसके अंदर पूरा थ्रेड जो है लिपट जाता है, रैप्ड हो जाता है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही बेसिक हिस्टोन प्रोटीन ही इसमें जो है इन्वॉल्व है। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, जो इसके ऊपर इस तरह से लगे होते हैं। तो यहाँ पर इसको ऐसे समझा जा सकता है, दिस इज द नॉन हिस्टोन प्रोटीन, यहाँ पे इस तरह से। तो इसको हमको क्या समझना है, NHC प्रोटीन, इसका पूरा नाम क्या है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ये भी हेल्प करेगा जिससे फर्दर खोलिंग हो जाए। यहाँ पे आपको हमने बताया कि 2 मेन एमिनो एसिड जैसे कि लाइसिन, अर्जिनिन, इसके लिए भी कभी कभी याद रखना पड़ेगा कि क्या होगा इसमें अगर बात करें तो ट्रिप्टोफैन याद रखें, टायरोसिन को याद रखें, ये दोनों एरोमेटिक एमिनो एसिड है। और आप इसमें एक मीथ्योनिन का और भी नाम आता है, वो है मीथ्योनिन। तो ये जो 3 एमिनो एसिड है वो किसको बनाएंगे, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन को। तो यहाँ पर क्या हुआ, BHP और यहाँ पे जो NHC प्रोटीन है ये हायर लेवल में कॉइलिंग करेगा, ठीक, ये इनिशियल लेवल में कॉइलिंग करता है। तो इस तरह से ये पूरा जो न्यूक्लियोसोम के है द्वारा DNA पैक्ड हो जाएगा न्यूक्लियस के अंदर।